गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th का बेसिकली आज एक रिवीजन है। हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है एक्चुअली उसको बहुत टाइम हो गया, तो मे बी आप हो सकता है कि भूल गए हो। तो एक मैंने पूरा प्रिपेयर किया है 3 पेज के अंदर, ताकि आप हिस्ट्री को रिवाइज कर सकें। अच्छा ये देखिएगा आप, ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में एक तरीके से, शॉर्ट फॉर्म में मैं फटाफट जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि नहीं सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया या रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप चैनल के ऊपर जाके वहाँ से आप पूरा वो देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, पूरे डिटेल में वीडियोस वहाँ डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, हर टॉपिक के। यहाँ बेसिकली क्या, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ताकि कल जैसे ही हम हिस्ट्री स्टार्ट करें, कल से हम वापस रेगुलर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो ये एक तरीके से रिकॉल हो जाए। इसलिए मैंने एक रिवीजन बेसिस पे जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। एक रिवीजन बेसिस पे ऊपर मैं आपको फटाफट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि हम यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं। ठीक है, आप मैप पे अगर देखेंगे तो आपको मैप में पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपके जो यूरोप होता है वो किस तरह से लाई करता है। ठीक है, यहाँ ऊपर आप जाएंगे तो ये आपके रशिया आ गया ऊपर की तरफ, यहाँ आपके चाइना है, जैसे एग्जांपल ये इंडिया है। मैप मैंने रफली बनाया है। तो यहाँ आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा, जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं। ठीक है, फ्रांस, यूरोप, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये आपको यहाँ तक आइडिया होगा कि यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम चलते हैं कि जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेशनलिज्म के बारे में बता दूंगा पहले आपको। नेशनलिज्म मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। इट्स अ इनहेरेंट फीलिंग, इट्स अ इनहेरिटेंट फीलिंग होती है आपकी। क्या है, इनहेरिटेंट फीलिंग। अपनी कंट्री के लिए आपकी एक फीलिंग हो, जो इनहेरिटेंट हो, आपके अंदर हो। ठीक है, जो आपको बताए, आपको एक तरीके से अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए क्या करें, मोटिवेट करें। तो ये फीलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म के बारे में आपको पता लगा कि नेशनलिज्म क्या होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि यूरोप के अंदर अगर फ्रांस में कुछ चेंज होता है, कहाँ पर, फ्रांस में अगर कोई चेंज होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे पड़ेगा, यूरोप के ऊपर। तो फ्रांस एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के लिए। इसलिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर हम फ्रांस को एक सेंटर मानते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो फ्रांस से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि फ्रांस एक यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। जस्ट एन एग्जाम्पल, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जबकि अगर आप देखा जाए ना, तो ज़्यादा जो हिस्ट्री है ना वो दिल्ली से ज़्यादा हिस्ट्री है आपकी राजस्थान की। लेकिन आप राजस्थान की केवल राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो किंग्स होते हैं उनके बारे में ही आप पढ़ते हैं, एम्परर जो थे उनके बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप, ठीक है, जो भी थे, जितने भी थे, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, राणा रतन सिंह, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें इंडियन हिस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को क्यों, क्योंकि वो एक सेंटर है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, यूरोप के अंदर जो भी इंप्लीमेंट हुआ, जो चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले फ्रांस में होता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर पड़ता है। इसलिए एक फेमस कोट भी है इसका कि इफ फ्रांस स्नीजेस द इम्पैक्टफुली यूरोप ऑल्सो स्नीज। ठीक है, इसी तरह से कुछ एक कोट है जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये फ्रांस का आपने देखा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रांस इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम कुछ डेट्स याद कर लेते हैं पहले। तो आपको डेट्स ध्यान रखनी है। 1789 जो फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1804 से 1815 जो किसका टाइम पीरियड था, नेपोलियन का टाइम पीरियड था। इसने कोड दिया, जैसे हम क्या बोलते हैं, सिविल कोड। क्या बोलते हैं हम, सिविल कोड। ये कुछ डेट्स आपको पहले जनरली ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, जल्दी जल्दी हम उससे रिवाइज करते हैं थोड़ा। ये देखिए आप, होप इट इज़ विजिबल। ओके, तो देखिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखो सबसे पहले जो है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैंने आपको बताया राइज का मतलब क्या होता है, डेवलप करना या कोई भी चीज़ का करना, ग्रो अप होना। और नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग ऑफ एन एथनिक ग्रुप ऑफ नेशन। ठीक है, अपनी नेशन के लिए क्या है, किसी भी एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो एथनिक होते हैं, मतलब अपने देश प्रेमी जिसको हम बोलते हैं ना, एक तरीके से फ्रीडम फाइटर्स जो आप बोलते हैं, तो वो एथनिक ग्रुप के लीडर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको अपने नेशन के थ्रू जो फीलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। तो क्या हो गया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो होप ये समझ में आया आपको।
ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जो आपको मैंने एक पेंटिंग के बारे में बताया था, फ्रेडरिक स्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वैसे फ्रेडरिक स्यूरो ने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन आपको एक पेंटिंग ध्यान रखनी है फ्रेडरिक स्यूरो की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। अच्छा, आपको पता है कि पुराने टाइम पे क्या होता था, मोनार्की सिस्टम चलता था, लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए तो उन्हें लगने लगा कि जो मोनार्की सिस्टम है ना, ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रिविलेजेस क्या होता है, बाय बर्थ मिलते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी प्रिविलेज हैं या जो भी आपको पावर्स दी जा रही है वो बेसिकली आपकी एबिलिटी के बेस पे होनी चाहिए। प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए आपको, बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, आपकी एबिलिटी बेस के ऊपर आपको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो फ्रेडरिक स्यूरो ने एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पेंटिंग के थ्रू उसने क्या किया था, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मोनार्की। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक पेंटिंग पूरी एक्सप्लेन करी हुई है, पूरी पेंटिंग को आपको पिक्टोग्राफ समझाया हुआ है पेंटिंग के साथ। तो आप डिटेल में जानना चाहें तो वो पेंटिंग देख सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको एक तरफ तो कैंडल थी और एक तरफ क्या थी, एक बुक थी जो हैंडेड। तो वो क्या बता रही थी, एक तरीके से वो कैंडल क्या शो कर रही थी कि ये वे है आपका डेमोक्रेसी से, मोनार्की सिस्टम से आगे आने का, ये वे है। तो और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट अपनी कंट्रीज के फ्लैग ले रहे थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप, ऑस्ट्रिया, यूरोप नहीं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। तो ये जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज थे वो सब क्या करते हैं, अपने फ्लैग्स को लेके चल रहे थे उस तरफ, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनको डायरेक्शन दे रही थी कि आप इस तरफ आओ, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरफ है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो आप इजीएस्ट वे चाह रहे हैं ना वो इस तरफ है। ये जो मोनार्की सिस्टम है जिससे आप थक चुके हैं वो खराब सिस्टम है, तो उसके लिए आप इस तरफ आइए, ये बेटर वे है, और इस तरफ बुला रहे थे। और नीचे क्या था, किंग के क्राउन्स वगैरह और जो भी कितने भी किंग्स के थिंग्स थी वो सब नीचे डिस्ट्रॉय पड़ी थी। तो इसका मतलब क्या शो हो रहा था कि वो मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करके हटा के लोग उसको ओवरकम करके डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग के थ्रू वो समझा रहे थे, और इसमें गॉड्स हेल्प कर रहे थे उनकी। अगर आप उसी पेंटिंग में देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको एंजल्स वगैरह दिखेंगे। पेंटिंग में वीडियो के लेक्चर में शेयर कर चुका हूँ, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है तो आप उसमें देख सकते हैं पेंटिंग। अभी खोल के भी रख सकते हैं ताकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी आप खोल के देख सकते हैं उस पेंटिंग को। तो फ्रेडरिक स्यूरो की जो पेंटिंग थी उसमें ऊपर गॉड्स थे, एंजल्स थी, जो क्या कर रही थी, एक तरीके से इनको ब्लेस कर रही थी। तो इस तरह से कंप्लीट पेंटिंग थी, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या 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 पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन थी। पूरा डिटेल में मैंने पूरे पेंटिंग को समझाया हुआ है। तो देखिए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्योंकि अगर यूरोप के अंदर कोई भी इंप्लीमेंट चीज़ होती है, चेंज होता है, तो सबसे पहले चेंज कहाँ होगा, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर कोई भी रिवॉल्यूशन जनरेट होगा तब वो यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन जनरेट होगा। सॉरी। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 9th क्लास के अंदर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैंने दोबारा पढ़ा भी चुका हूँ आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर भी हम एक बार दोबारा देखते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। डेट आपको याद रखनी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1789 के अंदर, विच वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो एक तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन था, मतलब फर्स्ट एक ऐसा पॉइंट आया था कि जहाँ पर पहली बार मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश किया गया, या मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट क्या करा, लोगों ने आवाज़ उठाई। अब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं, ये जो मोनार्की सिस्टम है ये गलत है, और अपने नेशन के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, इक्वलिटी के बारे में सोचा, लिबर्टी के बारे में सोचा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर, जो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, फ्रांस के अंदर। और जैसे ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका, और पूरे कंट्री के लोगों ने क्या सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करना चाहिए, मतलब अपने नेशन के बारे में सोचना चाहिए, इस किंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। किंग तो पता नहीं हमारे बारे में सोचता नहीं सोचता, हमें हमारे नेशन के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, सबके बारे में सोचना चाहिए, इक्वलिटी लानी चाहिए, लिबर्टी लानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, आगे चलते हैं हम। फ्रेंच पीपल डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ द मोनार्की सिस्टम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, मैंने आपको बता देता हूँ, ये अभी हम चल रहे हैं 1789 की स्टोरी के ऊपर। एक तरीके से आप इसको मूवी की तरह देखिए। कहने का मतलब आप ये मानिए कि आपको मैं अभी ले गया यूरोप के अंदर, आप पास्ट में गए हम लोग, और 1789 के अंदर हम बैठे हैं, ठीक है। और हम बैठे हैं वहाँ पर, कोई हमें देख नहीं पा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये आप ये देख पा रहे हैं वहाँ पर ये हो रहा है अभी 1789 के अंदर। इस तरह से स्टोरी को देखिए अभी आप, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा था उसको हम अभी आगे देखेंगे, अभी ये देखना है कि हम 1789 के अंदर बैठे हैं और यूरोप के अंदर जो चेंजेस होते हुए हमको दिख रहे हैं हम वो देख रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे थे और आगे क्या होगा ये अभी हम कहानी में और देखेंगे, जो स्टोरी है उसमें और देखेंगे। अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि हम 1789 में बैठे हैं, ठीक है। तो फ्रेंच पीपल डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने क्या बोला कि हमें जो है मोनार्की सिस्टम को हटाना है और क्या लाना है, डेमोक्रेसी को लेके आना है, ठीक है। मोनार्की सिस्टम को हटाना है और डेमोक्रेसी को लेके आना है। क्यों? क्योंकि मोनार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा, अब एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से प्रिविलेज मिल रहे थे सबको, तो वो लोग आगे उसके खिलाफ थे। तो हम क्या बोला गया कि हमें मोनार्की सिस्टम को हटाना है और क्या लेके आना है, हमें डेमोक्रेसी लेके आनी है एक तरीके से।
ठीक है। इस तरह से लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें ये चाहिए कि ये होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप, कौन कौन से, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के अंदर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स बने और आइडियाज़ क्या हुए, स्प्रेड आउट हुए। आइडियाज़ क्या हुए, स्प्रेड आउट हुए। ईस्ट यूरोप के अंदर अगर आप बात करेंगे तो अगर आज की तारीख में देखें तो ईस्ट यूरोप के अंदर आपकी कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, पोलैंड हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखें आप, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, आपके बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, लिखा है यहाँ पर, में भी विजिबल ना हो, मैं बता देता हूँ, पोलैंड हो गया, ठीक है, आपके बेलारूस हो गया, यहाँ पर यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, ये सब आपके क्या है, ईस्ट यूरोप के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, और इसी तरह से वेस्ट यूरोप के अंदर आपके फ्रांस, इटली, ये सब आपके वेस्ट यूरोप में होगा। तो इस तरह से यूरोप डिवाइडेड था। अच्छा, अब जो डेमोक्रेसी का आइडिया था बेसिकली, वो आइडिया क्या है, कुछ लोगों ने स्प्रेड आउट किया, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने क्या करा, कुछ वर्ड्स को यूज़ किया, ठीक है, कुछ वर्ड्स को यूज़ किया जो बेसिकली क्या थे, एक तरीके से आपके नेशन को शो करते थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग हमारे इंडिया के लिए जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यूज़ किया था ना, तो उन्होंने क्या हुआ, एक वर्ड यूज़ किया, भारत माता, ठीक है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो भारत माता कोई है क्या, ऐसा कुछ है क्या, कुछ नहीं है ऐसा, भारत माता कुछ नहीं है। हम अब देखिए, अब हमारे हमारे अंदर क्या है, वो इनहेरेंट फीलिंग है, जैसे हम भारत माता सोचते हैं तो हम किसके बारे में सोचने लगते हैं, हमारी कंट्री के बारे में सोचने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स ने एक भारत माता, एक ऐसा, मतलब इतना एक बहुत ज़्यादा क्रेज क्रिएट कर दिया उस भारत माता के लिए कि जब भी आप भारत माता सुनेंगे तो इसका मतलब ये है आप अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे। आप कभी भी देखिए, आप मूवी में देखिए या वर्बली में बता रहा हूँ आपको, आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं और कोई भारत माता बोलता है ना, तो आपको एक ही चीज़ आती है, सीधा आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं उस टाइम पे माइंड में। तो देखिए कितनी इम्पैक्टफुल चीज़ होती है, कितना मोटिवेट करती है चीज़। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि कुछ आइडियाज़ थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर डिस्प्यूट हुए, तो वो दो बेसिकली ये दो आइडियाज़ थे, इसी चीज़ों को फॉलो किया उन लोगों ने, ठीक है। पहला क्या था, ला पैट्री, मैंने इसके बारे में भी डिटेल में बता चुका हूँ आपको। ला पैट्री जिसका मतलब होता है फादरलैंड, और दूसरा था ले सिटियन, ठीक है, ली सिटियन जिसका मतलब क्या था, सिटीजनशिप, इसका मतलब क्या था, सिटीजनशिप। दोनों वर्ड्स मैं बता चुका हूँ पहले। ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने बनाया, एंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब इनके कहते हैं आइडियाज़ थे। किन के आइडियाज़ थे, जो बेसिकली चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम हटे और क्या आए, डेमोक्रेसी आए। मोनार्की सिस्टम हटे और डेमोक्रेसी आए, तो उनके ये कुछ आइडियाज़ थे। ला पैट्री, ला सिटीजन, दोनों क्या है, फ्रेंच वर्ड हैं, जिसका मतलब क्या था, फादरलैंड और सिटीजनशिप, कि ये जो लैंड है ये हमारा है, इसके हम ही हकदार हैं और हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम सब क्या है, इक्वल हैं ये। और एक उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग बनाया जिसमें वो क्या कर सकते थे, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स को फील कर सकते थे कि सब क्या है, इक्वल है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो क्या करा, लोगों ने ढूंढे कि हमें मोनार्की सिस्टम को हटा के जो फ्रेंच लाना है, मतलब सॉरी डेमोक्रेसी लाना है मोनार्की सिस्टम को हटा के, तो उसके लिए हमें ये कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो वो दो पॉइंट्स क्या थे, ला पैट्री, ला सिटीजन, और एक थर्ड पॉइंट आप मान सकते हैं ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जैसे कि हमारे अगर हम बात करें तो हमारे जो दो इंपॉर्टेंट थे इंडिया के अंदर, अगर आप बात करें तो इंडिया में देखिए सबसे पहला तो था आपका क्या, भारत माता, ठीक है, भारत माता। एक ट्राई कलर फ्लैग हमने भी बनाया था वैसे तो देखा जाए तो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे भारत माता, और दूसरा वो बता सकते हैं, दूसरा था जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा जो लिखा था, एक सॉन्ग लिखा था, वंदे मातरम करके कुछ, ठीक है। हालांकि अब जो हम सुनते हैं वो अलग है और उस टाइम पर जो लिखा गया था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। तो वो इस तरह से, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रांस के अंदर भी क्या, लोगों ने ये दो वर्ड्स ढूंढे थे जिनको, जिससे वो क्या करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। क्या बोलते थे कि हमें जो मोनार्की सिस्टम है इसको हटाना है और क्या लाना है, डेमोक्रेसी लेके आना है। आगे चलिए, तो देखिए थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेसी आ भी गई, क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको इसका भी आइडिया दे देता हूँ, जबकि आप सब नाइन्थ में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आइडिया दे देता हूँ आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या था। फ्रांस के अंदर क्या था कि किंग जो था लुइस 16 वो बना था। अगर आपको याद हो नाइन्थ का कुछ चैप्टर, लुइस 16 किंग बना था। उसने 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की एक प्रिंसेस थी जिससे शादी की थी, ठीक है। और जैसे वो किंग बना, तो किंग बनते उसने क्या देखा कि उसका जो ट्रेजर था वो, अच्छा स्टोरी की तरह याद रखना ही है क्योंकि आपको ये लिंक करेगा कि ये डेमोक्रेसी आई कैसे, जो आपके 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ एक बार ताकि आपको स्टोरी कनेक्ट आए। तो देखिए क्या था रीज़न कि भाई 20 एज में वो लुइस 16 किंग बन गया। वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से उसकी शादी हो गई और उसके पास पूरा किंगडम आ गया, ठीक है, लुइस 16 के पास। और जैसे वो किंगडम आया उसके पास, बर्बन फैमिली से वो बिलोंग करता था। बर्बन फैमिली आपको ध्यान रखनी है, बर्बन फैमिली से वो बिलोंग करता था। और जैसे वो किंग बना तो उसने देखा उसकी पूरी ट्रेजर एम्प्टी था। क्यों ट्रेजर एम्प्टी था, क्योंकि उसने क्या कहा था, नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ को फ्रीडम दिलाने के लिए क्या था, अपनी यहाँ से आर्मी भेजी थी और पैसा लगाया था ताकि उनको 14 कॉलोनीज़ को, 14 टू और यहाँ 18 ऐसे कुछ कॉलोनीज़ थी जिनको उसने क्या किया था, फ्रीडम दिलाया था। तो उसके लिए क्या था, उसने अपना ट्रेजर एक तरह से खाली कर दिया था। तो अब वो ट्रेजर खाली हो चुका था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन था,
बाहर के लैंडलॉर्ड्स का, लैंडलॉर्ड्स आप नहीं बोल सकते, यानी बाहर का बहुत ज़्यादा लोन था, तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया। तो उसने क्या करा कि टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इसने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि ये कर सके, ये लोन को ख़त्म कर सके और जो ट्रेजर है उसको भर सके और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ थे इसके उनको सैलरी दे सके। तो इसने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीमेंट कर दिया। उसी टाइम पर क्या हुआ कि एक बैड हार्वेस्ट आया, उस बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ, सारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी वो खराब हो गई। तो इस वजह से ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। अच्छा, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए तो देखिए ब्रेड वहाँ पर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हमारे यहाँ पर इनिशियल फूड क्या है, वीट और राइस। राइस क्यों? क्योंकि हमारा जो साउथ का एरिया है या जो ऊपर बिहार यूपी का एरिया है वहाँ पर राइस इनिशियल फूड है। जबकि आप राजस्थान में बात करेंगे तो राइस इनिशियल फूड नहीं होगी, हमारे क्या है, चपाती, जो आप वीट खाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिक फूड है। तो अगर यहाँ इंडिया में राजस्थान में वेट के प्राइसेस बढ़ जाएं वीट के तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो सिमिलरली वहाँ पर क्या है, बेसिक इनिशियल फूड क्या है, ब्रेड है। तो वहाँ पर क्या है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग बाग बहुत प्रोटेस्ट हो गए। तो ये सारा सिचुएशन था जिसकी वजह से क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम के लोग बाग अगेंस्ट खड़े हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई। और फिर क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ डिस्ट्रीब्यूट करे, ला पैट्री, ला सिटीजन, ये आइडियाज़ थे जो डिस्ट्रीब्यूट करे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया और क्या आई, डेमोक्रेसी आई। क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। अच्छा, मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सब मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। अच्छा, डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, वो क्या क्या थे, स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो डेमोक्रेसी के लिए लाने के लिए जो स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो क्या क्या थे। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, क्या बोला गया कि हमें एक नेशनल असेंबली बनानी है। दूसरा क्या बोला गया, फ्रेंच वॉज मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रांस को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। थर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए जिसके अंदर क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। और जो लास्ट था वो क्या था, अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, की इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को आपको हटाना है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का कहने का मतलब है कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही अपने स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देनी पड़ती है, ड्यूटीज देनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल, आपने यहाँ से पोटैटो लेके गए, आपने यहाँ आपने कुछ 100 रुपये ड्यूटी दे दी, टैक्स मतलब, फिर आपने यहाँ 100 रुपये टैक्स दे दिया, फिर आपने यहाँ 100 रुपये टैक्स दे दिया, फिर आप यहाँ पहुँचे, यहाँ 100 रुपये टैक्स देके अगर यहाँ पर इसकी प्राइस 200 रुपये थी तो अब यहाँ पहुँचने बाद इसकी प्राइस कितनी होगी, 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो यहाँ कितने पहुँच गए देखिए अब, 200, ये 300, 400, 500, 600, तो यहाँ के प्राइस कितने हो गए, 600। और जब यहाँ जो क्या होगा, आपके जो भी फार्मर इसको सेल करेगा, ठीक है, किसी भी को, तो वो 600 या उससे थोड़ा प्रॉफिट लेके, जैसे कि 100 रुपये प्रॉफिट लेके वो सेल करेगा तो 700 में सेल करेगा। ये यहाँ पर जो भी क्या होगा, फार्मर सेल करेगा। अब जो शॉपकीपर 700 में इसको लेगा तो वो भी 800 में खरीद बेचेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, 800 में बेचेगा, जबकि एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी थी, 200 ही, ठीक है। तो अब सोचो 800 में और 200 में कितना डिफरेंस होगा, 600 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए क्या बोला गया कि जो इंटरनल ड्यूटीज़ है ना, जो अलग अलग हैं, इन सबको हटा दो, एक नॉर्मल कॉमन ड्यूटी लगा दो बस, खाली, जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ऐसा बोला गया कि यहाँ 200 है तो एक कॉमन ड्यूटी लगी, यहाँ पर 100 रुपये लग गया, बस 300 में सोल्ड होगा यहाँ पर, ताकि लोगों के पास 400 रुपये में पहुँचे तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो बस खाली, ठीक है। जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, बाकी ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं इनको खत्म कर दिया, केवल एक ड्यूटी लगेगी बस खाली। तो ये है, जस्ट मैं एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया कि जो ड्यूटी होती है क्यों हटाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो क्या क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए स्टेप्स कैरी ओवर लेके, मतलब लिए गए कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर द स्प्रेडिंग ऑफ द न्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छा, किंग मोनार्की ने क्या किया, जो किंग था कौन था, लुई 16, उसने क्या करा, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जैसे ही डेमोक्रेसी एक्सेप्ट हुई, ठीक है, अच्छा, ये सिचुएशन कब है, 1789 के अंदर सिचुएशन चल रही है, मैंने आपको बताया ना। आप ये मानिए कि आप 1789 के अंदर बैठे हैं यूरोप के अंदर, वहाँ क्या हो रहा है वो आप वो देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आफ्टर द स्प्रेडिंग ऑफ द न्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे ही डेमोक्रेसी की न्यूज़ स्प्रेड हुई, स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो जो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करा, नेशनलिज्म के आइडिया वगैरह स्प्रेड करना स्टार्ट किया और एक क्लब बनाया जिसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। क्या था नाम, जैकोबिन क्लब। किसने बनाया था, नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, रॉबर्ट मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। आप पूरा, मैंने पूरा डिटेल में वहाँ पे बता चुका हूँ पूरा नाम वगैरह, ठीक है। पूरा लेक्चर में डिटेल में मैंने इनके बारे में बताया हुआ है, इनके नाम वगैरह के बारे में। तो आपको बस जनरली ध्यान रखना है कि एक क्लब बना जिसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब, जिसके हेड कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच आर्मी मूव टू द फॉरेन लैंड्स टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। और इसी टाइम पर क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी जो थी वो क्या हुआ, फॉरेन लैंड्स की तरफ बढ़ने लगी और क्या करा, नेशनलिज्म के आइडिया को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, ठीक है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, नेशनल आइडियाज़ को। तो देखो अभी आप अगर हम देखें तो जो सबसे पहले डिमांड हुई वो किसकी हुई, नेशनल असेंबली की डिमांड हुई। नेशनल असेंबली की डिमांड होती एक क्लब सामने आया, इसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब, सॉरी, जैकोबिन क्लब किसका था, स्टूडेंट्स का, और किसका था, कॉलेज स्टूडेंट्स का, स्कूल स्टूडेंट्स का, जिन्होंने क्या करा, नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, डेमोक्रेसी रूल आया, सॉरी डिक्टेटर रूल आया। कौन सा आया, डिक्टेटर रूल। कौन सा रूल आया, डिक्टेटर रूल, ठीक है। देखिए अब समझिए, देखिए क्या है, मोनार्की सिस्टम था कब था, 1789
9 के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, डेमोक्रेसी लेके आए वो लोग, ठीक है, कुछ आइडियाज़ बोले और उसमें क्या बोला, नेशनल असेंबली बोली। नेशनल असेंबली आ गई। नेशनल असेंबली के बाद क्या देखा हमने, एक आया जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का क्या था, स्कूल्स के और कॉलेजेस के कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, एक क्लब बनाया। उस क्लब के बेसिस पे क्या होता था कि जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए बाकी जगहों पर, फ्रांस के बाहर बाकी डिस्ट्रीब्यूट। अब इस जैकोबियन क्लब के बाद क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी आई थी थोड़े टाइम के लिए, उसको हटा के डिक्टेटरशिप लिया है। क्या लिया है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप बोलिए आप, डायरेक्टरी रूल बोलिए, डायरेक्टरी रूल। क्या हो गया, डायरेक्टरी रूल है। डायरेक्टरी रूल का मतलब मैं डिटेल में समझा चुका हूँ कि 4 या 5 मेंबर होते हैं कमेटी के, वो ही क्या करते हैं, पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। 4-5 मेंबर होते हैं कमेटी के, वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री के ऊपर रूल करते हैं। तो इस तरह से स्टोरी चल रही थी 1789 के अंदर, 1789 के बाद तक, मतलब नॉट केवल 1789 के अंदर। तो मोनार्की सिस्टम था 1789 में। लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के रीज़न आप सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने फिर भी एक बार आपको यहाँ बता दिया है पूरा। तो नेशनल असेंबली की डिमांड हुई, उसके बाद जैकोबियन क्लब आया, उसके बाद डायरेक्टरी रूल हुआ, और उसके बाद कौन आया, नेपोलियन। तो जैसे ही डायरेक्टरी रूल से भी लोग क्या हुआ थे, खुश नहीं थे, तो फिर उसके बाद कौन आया, नेपोलियन। नेपोलियन कौन था, ये भी आप सब 9th में पढ़ चुके हैं। फिर बता देता हूँ, एक आर्मी का बड़ा चीफ कमांडर था, जिसने क्या देखा, डिक्टेटर रूल के बाद ये देखा कि भाई लोग इससे खुश नहीं है डिक्टेटर रूल से, तो उसने क्या करा, डिक्टेटर रूल को हटा दिया और खुद सुपीरियर पावर बन गया, मतलब एक तरीके से पीएम बन गया। कौन, नेपोलियन खुद क्या हो गया, पीएम बन गया। और उस तरह से क्या हुआ, 1789 से आप अप्रॉक्सीमेट मानिए 1803 तक क्या क्या हुआ। पहले मोनार्की था, फिर क्या आया, आपके मोनार्की के बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली बननी गई, डेमोक्रेसी को लाया गया, लेकिन थोड़े टाइम तक ही चली, फिर किंग ने मना कर दिया। तो क्या आया, जैकोबियन क्लब निकल के आया एक, ठीक है। जैकोबियन क्लब के बाद क्या है, डायरेक्टरी रूल, जिसके अंदर क्या था, 4-5 मेंबर होते थे और वही रूल करते थे। और डायरेक्टरी रूल के बाद कौन आया, नेपोलियन। ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं अभी हम फ्रांस के अंदर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए, अब आ गया रूल ऑफ नेपोलियन। अब क्या आ गया, रूल ऑफ नेपोलियन 1804 टू 1815। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक आर्मी का चीफ कमांडर था, जिसने क्या कहा था, डायरेक्टरी रूल को हटा के खुद सुपीरियर पावर बन गया, मतलब पीएम बन गया एक तरीके से। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब 9th में आप पढ़ चुके हो, आपके 10th से रिलेटेड नहीं है। जो चीज़ें रिलेटेड हैं वही पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज़ें हैं जो रिवाइज करने की होती है 9th से रिलेटेड, तो वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये है, आप ये मान के चलिए कि जो रिक्वायर्ड होंगी वो तो मैं बता दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ये हमें नहीं आती 9th की, तो आप वो मुझे बोल दीजिए, मैं आपको वो बताता चलूँगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आपको मैथ्स में भी कोई फॉर्मूला, अगर आपको कोई चीज़ सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो आपके लिए उसको बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो वो आपकी प्रीवियस क्लासेस में है, तो अगर आपको वो भी नहीं आती है तो आप पहले वो पूछेंगे। तो सिमिलरली इसमें साइंस में और एसएसटी में सेम यही चीज़ है। अगर आपको प्रीवियसली कोई चीज़ टॉपिक्स नहीं आते हैं 9th क्लास के, कि सर हमें तो इक्वेशन बनाना नहीं आता, हमें तो लॉ ऑफ मोशन ही नहीं आते, तो आप पहले उनको सीखिए, तब जाके आपको बाकी चीज़ें आएंगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो हमने क्या करा है, थोड़े बहुत ही पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा इतना कुछ आया नहीं है हमारे। अभी जैसे जैसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें डिटेल में आएंगी। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं आप 9th में जो पढ़ चुके हैं वो सब रिलेट करके 10th में है, उनकी एडवांस थ्योरीज 10th में है, हर सब्जेक्ट के अंदर। जो 9th में आप बेसिक पढ़े हैं उसकी एडवांस थ्योरीज 10th में है। तो अगर आपके 9th के बेस क्लियर नहीं है तो आप 10th में आपको प्रॉब्लम आएगी ही। तो अगर आपको किसी टॉपिक में ये बोला जाए, जैसे मैं ही बोलूँ अगर आपको किसी टॉपिक में कि भाई आप 9th में पढ़ चुके हैं और आपको याद नहीं है कि उससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, तो आप मेरे को बोल दीजिए, मैं 10-15 मिनट के अंदर एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा, जैसे भी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, तो हर टॉपिक पे मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि 9th में आपने ये पढ़ा था, ताकि आप उससे लिंक कर पाएँ। तो देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए नेपोलियन आ चुका है आपके, तो नेपोलियन अबॉलिश डेमोक्रेसी। मैंने बताया आपको, नेपोलियन अब डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। डेमोक्रेसी आई कहाँ से थी, मोनार्की सिस्टम को हटाया था, किसको, बॉर्बन फैमिली का एक किंग था लुई 16, उसको हटा के डेमोक्रेसी लाई गई थी। नेशनल असेंबली बनाई गई थी, जैकोबियन क्लब आया था, डायरेक्टरी रूल आया था। ठीक है, तो उस सबको हटा के नेपोलियन आ गया रूल करने, और नेपोलियन ने क्या करा, वापस मोनार्की सिस्टम लिया। अच्छा, अब मोनार्की सिस्टम कैसा है आप ये देखिए। एक्चुअल में क्या था, ये जो नेपोलियन था ये बेसिकली क्या था, किंग था, सॉरी किंग नहीं था, एक आर्मी का चीफ कमांडर था। ठीक है, तो इसने सिस्टम को हटा के पूरा रूल अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, और अपने फैमिली मेंबर्स को करने लग गया। ये जगह जगह पर जितने भी टेरिटरीज को ये क्या करता, एक्वायर्ड करता, वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को बैठा देता एज अ किंग। कोई और इसने जगह एक्वायर्ड करी, वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को। तो इस तरह से क्या करा, इसने एक तरह से मोनार्की सिस्टम भी बना लिया वापस। ठीक है, तो नेपोलियन अबॉलिश्ड डेमोक्रेसी एंड री एस्टैब्लिश्ड द मोनार्की सिस्टम। ठीक है, बट फिर भी क्या था कि ये मोनार्की सिस्टम लाया, लेकिन फिर भी क्या लोग बाग इससे कुछ खुश थे।
ठीक है, कुछ क्या थे, खुश थे इससे। क्यों खुश थे, हैप्पी थे इसके रूल में। क्यों थे, क्योंकि इसने कुछ काम ऐसे किए थे जो बहुत अच्छे थे। वो देखिए क्या थे, सबसे पहला काम था इसने एक सिविल कोड लेके आए। क्या लेके आया, सिविल कोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ रूल्स दिए गए थे। क्या दिए थे, कुछ रूल्स। क्या रूल्स थे वो देखिए आप। फर्स्ट रूल था इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका पहला रूल था कि जो भी हो, किंग हो, कोई भी हो, कोई भी लैंडलॉर्ड हो, कोई भी अमीर आदमी हो या कोई गरीब आदमी हो, ठीक है, अर्बन फैमिली, लोअर फैमिली, सब क्या है, लॉ क्या है, सब इक्वल है। सेकंड जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, की सबको प्रॉपर्टी का राइट है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी का सबको राइट है। थर्ड क्या था, अबॉलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम, इसने फेडरल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फेडरल सिस्टम क्या होता है, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, अ सिस्टम इन विच फार्मर गिव्स इनकम टैक्स टू हिज प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन करते थे ना वो लोग, तो उसका टैक्स देना पड़ता था उसको। जो भी प्रोडक्शन वो करते थे उसका टैक्स देना पड़ता था, उसे हम क्या बोलते थे, फेडरल सिस्टम। उसे क्या बोलते थे, फेडरल सिस्टम। अच्छा, ये टैक्स कितना था, एक्चुअली टैक्स वैसे पहले जब था तो वो कितना था, 60%। बट जैसे ही नेपोलियन आया तो उसने 60 से कम करके इसको कितना कर दिया, 10 to 15%। कितना कर दिया, पहले 60% था, और उसके बाद इसमें जब नेपोलियन आया तो अपने सिविल कोड में उसने कितना कर दिया, 10% to 15%। ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टैक्स को कितना कर दिया, 10 to 15, 60% को 10 से 15% कर दिया इसने। तो अबॉलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम को हटाया गया। फेडरल सिस्टम में क्या था कि अ सिस्टम इन विच फार्मर्स गिव अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ देयर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन का वो एक डायरेक्ट टैक्स देते थे फेडरल सिस्टम के अंदर, वो हटा दिया इसने। किसने हटा दिया, नेपोलियन कोड ने। फोर्थ क्या था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब जो भी आप तरीके से आप जो गलत काम करते थे या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए, तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और फिफ्थ क्या था आपके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इम्प्रूव्ड। इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इसने बोला कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये कुछ सिविल कोड थे इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो दिए गए, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। हम कहाँ पर 1789 से 1805 पे आ चुके हैं, 1789 से 1805 पे आ चुके हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर देखा गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिक आइडिया था, तो होप आपको ये समझ में आया हो। इसके आगे मैं भी एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इसके आगे तक भी हम रिवाइज करें। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में डाली हुई हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं ग्रिप में आ रही है कि नहीं ये मेरे को तो पढ़ा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो आप वीडियो लेक्चर में जाइए और वहाँ देख लीजिए पूरा। ये ग्रिप आपको याद दिलाने के लिए केवल कि जो हमने पढ़ा है वो याद आ सके, ताकि मैं कल से वापस अपन इस चैप्टर को आगे कैरी ओवर कर सके। तो होप आपको ये समझ में आया ये फर्स्ट पेज, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसको थोड़ा सा जूम करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको लगे नहीं है जूम में, अगर आपको समझ में नहीं आया, हालांकि ये केवल ओवरव्यू है, ठीक है। बाकी डिटेल में मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स में डाला हुआ है, बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। पहले की जो वीडियो थे उनमें बोर्ड पे भी समझाया मैंने एक पॉइंट, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पर ये फटाफट एक ओवरव्यू बनाया हुआ है। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।